चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन आपका जो पाठ है आरोप कक्षा 11वीं आरोप इस किताब का सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत के बारे में जान लो। इस शब्द के बारे में आपने पहले ही 2-4 बार मेरे मुझसे सुना होगा। क्या कहा था मैंने? छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान 3 जो कवि थे उनमें से प्रमुख एक कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म 1900 में हुआ था। जिला अल्मोड़ा, कोसानी, उत्तरांचल। कोसानी इतना गजब का शहर है कि इस पिक्चर यदि किसी ने देखी होगी तो इस पिक्चर में उस कोसानी शहर की शूटिंग है। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था, जो उत्तरांचल कोसानी गांव में, और कुदरत ने उस गांव के ऊपर अपार स्नेह लुटाया है। वीडियो चालू है? अपार स्नेह लुटाया है। कवि ने जो देखा, प्रारंभ में सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति के बारे में काफी कुछ लिखा। प्रकृति से बहुत ज्यादा अटैच थे। उनके स्टार्ट में कविता थी पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। ये पिछली क्लासों में पढ़ी होगी या अगली क्लासों में हिंदी साहित्य लोगे तो कभी पढ़ोगे। उसमें प्रकृति का अद्भुत चित्रण है। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, काफी पुरस्कारों से नवाजा गया, पद्म भूषण मिला। इनकी प्रमुख किताबों में रचनाओं में देखो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी। अब ये ठीक है, चलो ये तो आप सब देख लोगे। पर सुमित्रानंदन पंत इन्होंने एक छायावादी कवि के रूप में, जिसे कहते हैं कि सॉफ्ट मासूमियत से लिखना। एक कवि वो होते हैं जिनकी कविताओं में आग होती है। एक वो जो कवि होते हैं जो बड़े रोमांटिक होकर लिखते हैं, जिनकी भाषा में एक नजाकत होती है। इस सुमित्रानंदन पंत की जो प्रारंभ में जो रचनाएं लिखी गई है, वो रचनाएं कहीं न कहीं अपने एक छायावादी प्रवृत्ति को शो करती है, परंतु वक्त सबको बदल देता है। तो सुमित्रानंदन पंत को भी बदल दिया, क्योंकि उस समय आजादी का आंदोलन चल रहा था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। अर्थात कि उस आजादी के आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। और जब देश आजाद हुआ और जिन सपनों को लेकर आजाद हुआ, वे जो सपने पूरे नहीं हुए ना, तब उनकी रचनाओं ने आग उगलना शुरू कर दिया। उनकी रचनाएं क्या होती रही? बदलती रही। यहाँ पर जो रचना है एक किसान की, इसे कहते हैं ना, देखिए आज भी सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वालों में से किसान होता है। भारत में आपने किसानों की आत्महत्याओं की खबरें, शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन किसान की आत्महत्या की खबरें आपने सुनती हो। वक्त बदला, देश आगे बढ़ा, वक्त का पहिया आगे भागता रहा, चक्र आगे बढ़ता रहा, परंतु किसान वही का वही रहा। आप सोचिए कि किसान नहीं हो तो हमें आज भूखा मरना पड़े। लॉकडाउन में पूरा देश बंद हो गया, परंतु किसानों ने भूखा नहीं मरने दिया किसी को। सब्जियां बराबर आती रही, गेहूं बराबर फ्री में मिलता रहा, खाने पीने की किसी चीज की कमी नहीं आई, क्योंकि लॉकडाउन में पूरा देश अपने घर में बंद था। उस समय वो किसान अपने खेतों में काम कर रहा था हमारा पेट पालने के लिए। उस किसान की दुर्दशा के बारे में यह लिखा गया। बहुत ही प्यारी कविता है। और सुमित्रानंदन पंत इस टाइप से लिख सकते हैं, थोड़ा मुझे हैरत होती है, क्योंकि इनकी छायावादी बहुत सारी कविताएं मैंने पढ़ी हुई है। वो एक अलग दुनिया की कविता है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी कविता में उसी किसान की जो मानविक दशा के बारे में बताया गया है। देखिए वे आंखें, अब यहाँ पर किन आंखों की बात कर रहा है जो कवि है, किन आंखों की बात कर रहा है वो देखिए। अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा मतलब गुफा, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। देखिए आंखों में चमक होती है, ज्यादातर आंखों में चमक होती है, क्योंकि आंखों की चमक ही तो साबित करती है कि अगला जिंदा है। अब मुर्दे व्यक्ति की आंखों में चमक नहीं होती है, मुर्दे व्यक्ति की आंखों में पानी नहीं होता है, हमारी आंखें हमेशा गीली रहती है। क्यों? वो चमक है हमारी। ये मतलब कि आंखों की चमक हमारे जिंदा होने का सबूत है। मुर्दे की पलकें नहीं चमकती है, मुर्दे की आंखें नहीं चमकती है, उसकी आंखें अलग ही होती है। आपने तो नहीं देखा होगा, पर गौर से देखना चाहिए। आपको जिंदा आंखें क्या है ये यदि पता करना है तो आपको किसी मुर्दे की आपको कभी मुर्दे की आंखों को देखना होगा। यहाँ जो कवि कह रहा है
अंधकार की गुहा सरीखी, मतलब कि कुछ आंखें जैसे कि अंधकार, जो अंधेरी गुफा होती है ना, बिल्कुल अंधेरी गुफा जिसपे कोई चमक नहीं, जीवन का कोई संकेत नहीं। जब ऐसी मैं किसी की आंखें देखता हूँ तो ऐसी आंखों को देखते हुए मन डरता है, मन में डर लगता है। क्यों? देखिए, भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण का मतलब कठोर, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। उन आंखों से डर क्यों लगता है? क्योंकि उन आंखों में कठोर दर्द भरा हुआ है। उस दर्द की वजह से जो रोना होता है, एक तो देखिए, एक हंसती आंखें अलग होती है, रोती आंखें अलग होती है, मुस्कुराती आंखें, आंखें बहुत अलग अलग टाइप की होती है। हमारे लिए तो आंखें क्या है कि दो डोले बस और कुछ नहीं, जबकि आंखें अपने आप में पूरा हमारा परिचय है। जैसे कि आप क्या हो ये पता किससे चलता है? आपकी आंखों से, क्योंकि आपकी एकमात्र ये इंद्रिय है जो इतनी सजग होती है। यहाँ पर जो कवि कह रहा है कि भरा दूर तक उनमें दारुण, उन आंखों से इसलिए डर लगता है क्योंकि उनके अंदर कठोर दर्द भरा हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, दैन्य मतलब दयनीय दुख। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हो जाए और दुखी होने की वजह से जो रोना धोना होता है वो सब खत्म करे। यदि एक व्यक्ति रो लेता है बहुत ज्यादा, उसके बाद उसकी आंखें देखना, 2 घंटे पहले भी रोया हो और 2 घंटे के बाद उसकी आंखों में भले आंसू नहीं आ रहे हो, पर तुम उसकी आंखों को देख के पता कर सकते हो और आप कह सकते हो कि तू रो क्या है। क्यों? आंखें बता देती है इससे उस रोने को। तो कवि कह रहा है कि ऐसी दुख भरी, दर्द भरी, रोती हुई उन आंखों को देखने से मेरा मन डरता है। अभी किसकी उदास आंखों की बात कर रहा है कवि? देखिए, वह स्वाधीन किसान रहा। ठीक है, किसान हमेशा राजा होता है। इसलिए कहते हैं कि पहले तो नौकरी करना ही कोई पसंद नहीं करता था, तब कहते नौकरी कौन करे, क्योंकि नौकरी गुलामी है। इसलिए उसके सबसे पहले, आज से 100 साल पहले सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाती थी किसानी को, अर्थात कि जो किसान होता था वो सबसे सम्मान का पात्र होता था। आज तो एक चपरासी भी होता है तो सम्मान का पात्र, किसान को कोई पूछता ही नहीं है। जबकि किसान अपनी मर्जी का राजा होता है, वो खेत में कभी भी जाए, कोई अपसेट प्रेजेंट नहीं लगा सकता है, उसे एप्लीकेशन देकर छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो मेहनत करता है, मेहनत से उगाता है। क्यों? किसान सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि वो नव सृजन करता है। किसान हमेशा देश में क्या रहा है? स्वाधीन रहा है। वह स्वाधीन किसान रहा। ये एक ऐसे किसान का जिक्र कर रहा है जो कभी स्वाधीन रहा था, आजाद रहा था, सुखी रहा था, बहुत ही संपन्न था। पर बाद में जब परिस्थितियां बदलती है तो उन बदलती हुई परिस्थितियों की बात कर रहा है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में उसका है। स्वाधीन ऐसा किसान जो आजाद था और उसकी नजरों में, खुद की नजरों में खुद के लिए अभिमान था। जो आजाद होता है वो हमेशा अभिमानी होता है। डरते कौन है? जो गुलामी करते वही डरते हैं। आपने देखा होगा कि एक टीचर प्रिंसिपल से डरता है, एक चपरासी अपने अधिकारी से डरता है, एक क्लर्क बैंक मैनेजर से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि वो गुलाम है उसका, वो बंधन में जकड़ा हुआ है। तो वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बन इसका। छोड़ उसे मझधार आज, ये जो संसार है बड़ा जालिम है। जो किसान स्वाभिमानी था, उसकी आंखों में जो अभिमान था, ऐसे किसान को मझधार में, मतलब कि बीच नदी में छोड़कर, मझधार का मतलब होता है नदी के बीच में, सागर के बीच में, कोई भी जल स्रोत होता है उसके बीच में छोड़ देना, कि मुझे, अर्थात कि किसानों को बुलाकर, ये जो संसार है, बाकी की जो दुनिया है, हमें बुलाकर खुद किनारे पे निकल गया और हमें बीच डूबने के लिए कहाँ छोड़ गया? मझधार में छोड़ गया। संसार कगार सदृश बह किसका? संसार कगार का मतलब किनारे, संसार बहते हुए किनारों पर आ गया, परंतु किसान को किस जगह पर छोड़ाया? उसी मझधार में छोड़ाया। कवि के कहने का मतलब ये है कि आजाद हम हुए और वक्त बहुत आगे निकल गया। 1947 से हम 2020 तक पहुंच गए, पर किसान को किस जगह पे छोड़ाए? बीच में 1947 में छोड़ाए, क्योंकि बाकी लोगों के जीवन स्तर में बहुत ही अभूतपूर्व वृद्धि हुई, पर किसान जिस जगह पर था, जैसा था, जिस जगह पर था, मझधार में था, तो वो वैसा का वैसा ही रहा। उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। आगे देखिए, लहराते हुए खेत द्रगों में, कभी खेत हुआ करते थे। किसान के घर में कोई मरता है तो जमीन बिकती है। किसान के घर में किसी की शादी होती है, जमीन का एक टुकड़ा और बिकता है। किसान के घर में किसी को बच्चे को पढ़ाना हो, उनके जेवर गिरवी पड़े रहते हैं। ये किसानों की स्थिति, किसानों का बैंक बैलेंस नहीं होता है।
वो पैसा बचाते नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ समर्पण करना सीखा है, देना सीखा है, त्यागना सीखा है। तो यहाँ कवि कह रहा है लहराते वे खेत द्रगों में, कि आज आंखों में वे खेत लहराते जो कभी हुआ करते थे, जो अतीत की बात कर रहा है। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, अब उसे क्या कर दिया है, बेदखल कर दिया है। क्यों? हो सके जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाया हो सके बैंक की लोन नहीं चुका पाया हो, या किसी साहूकार से पैसा उधार लिया हो, ब्याज नहीं दिया होगा तो साहूकार ने हड़प लिए होंगे। अर्थात कि आज वे खेत उसकी आंखों में लहराते हैं जो कि कभी उसके हुआ करते थे, और खेतों से उन्हें बेदखल कर दिया है। मतलब खेत उससे ले लिए, बेदखल का मतलब अलग करना, खेतों से उसे क्या कर दिया है, अलग कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से, अर्थात कि उस खेतों में जो हरियाली होती थी, हरियाली का जो तिनका तिनका होता था, उन्हें देखकर उसकी जिंदगी क्या करती थी, उसका जीवन क्या करता था, हंसता रहता था। मतलब कि किसान अपने खेतों में लहराती हुई हरियाली के हर तिनके को देखकर उसका जीवन जो खुश होता था। आपको शायद पता नहीं हो, किसान के सामने 1 लाख रुपए रख दो, उससे ज्यादा वो खुश तब होता है जब वो जमीन में बीज बोता है और रोज जाता है खेतों में देखने के लिए बीज अंकुरित हुआ या नहीं हुआ। 3 या 4 या 5 दिन के बाद जैसे ही बीज अंकुरित होता है, किसान उसको देखता है, उससे ज्यादा संतुष्टि उसे 1 लाख रुपए से भी नहीं मिलती है। पैसों का तो मोल ही नहीं उसकी नजर में। अर्थात कि जिन खेतों की हरियाली को देखकर वो इतना प्रसन्न हुआ करता था, आज वो खेत उसके लिए उसे बेदखल कर दिया गया, और वो खेत उसकी आंखों में क्या होते हैं, आज भी लहराते हैं। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, सुनना, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। उसका बेटा था, कोई बेटा एक, ठीक, यहाँ से उसके दुख भरे दिन शुरू हो गए, खेत गए। अब आगे देखिए, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय होना, कि किसान कह रहा है कि उसकी जो आंखों का तारा था, जो उसके लिए सबसे प्रिय था, आज भी वो कहीं न कहीं आंखों में घूमता रहता है। क्यों? कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। पहले जमाने में जो जमींदार होते थे वो अपने साथ लठेत रखते थे, पहलवान बड़े बड़े, लोगों को मारने के लिए और जमींदार की रक्षा के लिए। हाथों में उनके लठ होते थे, इसलिए लठेत कहते थे, उनको कहते थे कारकुन। तो कवि कह रहा है कि जो उसकी आंखों का तारा था, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही मारा, और उसका बेटा जो जवान था पर किसी गलती की वजह से जो जमींदार के जो लठेत थे उन्होंने उसे इतना मारा था कि उसकी मृत्यु हो गई थी। अर्थात कि उसका एक बेटा था जो प्रिय बेटा था, उसकी भी हत्या किसने कर ली थी, जमींदारों ने उसकी हत्या कर दी थी। यहाँ से उसके दुख भरे दिन शुरू होते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी। अब क्या कह रहा देखिए, महाजन से जो ब्याज पे पैसे उधार लिए थे, उस महाजन ने ब्याज का 1 रुपया तक भी छोड़ा, और उसके चक्कर में उस किसान का घर भी क्या कर दिया, उसने बिकवा दिया। क्योंकि जब पैसे वो दे नहीं पाया तो उन पैसों के लिए क्या किया उसने, उन पैसों के लिए उस किसान का घर भी बिकवा दिया, और ब्याज की 1 भी कौड़ी मतलब 1 भी रुपया उसने नहीं छोड़ा। रह आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बरदों की जोड़ी। इसका अर्थ होता है, अपन अपनी भाषा में कहते हैं बड़द, कहते हैं बड़द, बैल। आगे कह रहा है कि रह आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बरदों की जोड़ी। अर्थात कि खेत तो हाथ से निकल गए थे, आंख का जो तारा था वो मारा जा चुका था, ब्याज चुका नहीं पाया तो महाजन ने क्या कर दिया था, घर भी क्या कर लिया था, हड़प लिया था। रह आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बरदों की जोड़ी। और एक समय ऐसा भी आया, कुर्क का मतलब नीलाम होना। जो व्यक्ति जब सरकार से या किससे पैसे उधार लेता है और जब वो पैसे नहीं चुका पाता है तो उससे बदले में जो चीज गिरवी रखी होती है उसको क्या करते हैं, नीलाम कर देते हैं। और उसकी आंखों के सामने ही उसके जो प्रिय 2 साथी थे, जो बैल थे, या बरदों का मतलब होता है बैल, जो बैल थे उसे भी क्या कर दिया, नीलाम कर दिया गया। उसके जो सुख दुख के जो साथी बैल थे वो भी उसके हाथों से निकल गए। अर्थात कि इस पूरी कविता में टूटते हुए जीवन की, इसके बाद तो और भी बहुत ही अच्छी कविता ये, परंतु एक दिन में इतना पुरानी पढ़ लेते हैं। इतना पढ़ा है तो इतना ही, इसका घर जाके वापस क्या कर लेना, ट्रांसलेशन कर लेना,
और इनमें से 1, 2, 3, 4 और 5 स्टांजा है, 5 पद्यांश है। किसी भी अपनी मर्जी से 2 पद्यांश की व्याख्या कर देना। पहले वाले जो पाठ पढ़े उसके प्रश्न उत्तर के फोटो आज भेज देना। रजिस्टर सबके पास है, मैंने पढ़ा है, वीडियो आपके पास है। दुष्यंत कुमार वाली कविता मैंने पढ़ा ली, पास वाली पढ़ा ली थी जो अपने कल खत्म हुई वो पढ़ा ली थी। उसके बाद एक तीसरी कविता चलेगी, पर मुझे ये कल तक चलेगी। उसके पहले मुझे उन 2 पाठों का होमवर्क चाहिए। आप वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे होमवर्क, मैं आपको प्रश्न उत्तर के फोटो भेज दूंगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे पास प्रश्न नहीं है। पहली चीज, वीडियो आपके पास होगा। दूसरी चीज, आपको रजिस्टर लाके आपको अपनी मर्जी से होमवर्क करना है। गाइड की कोई जरूरत नहीं है, किताब की कोई जरूरत है नहीं। और ये जो कविता लिखी हुई है उसका भी फोटो मैं भेज दूंगा। इनमें से किसी भी 2 पद्यांश का क्या करना, व्याख्या कर लेना। व्याख्या कैसे करनी है, सप्रसंग व्याख्या। पहले लिखना है कि यह कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरओ से ली गई है। कविता का नाम ये है, इसके लेखक ये है, और इन्होंने यहाँ पर किसान की गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था के ऊपर चोट करते हुए उन्होंने लिखा है। यूं करते हुए इसकी व्याख्या करोगे। व्याख्या दिल से करना, फेफड़े से नहीं, दिल से। मतलब कि थोड़ा मौलिक लिखना, अपनी मर्जी से लिखना। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखना जरूरी नहीं है। क्लियर? चलो आज के लिए बात करते हैं।